नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सवालों की बौछार है या मैं कहूं कि सवालों के अंबार हैं जो पूछे जाने हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन नरेंद्र मोदी कहां हैं? वो कहां छिपे हुए हैं? वो क्यों नहीं सामने आकर देश के इन सवालों का जवाब देना चाहते हैं? वो क्यों नहीं सामने आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहते हैं? वो क्यों नहीं देश को संबोधित कर रहे हैं? वो क्यों आकर ये नहीं बता रहे हैं कि जो लड़ाई दो देशों के बीच थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उसमें तीसरे की एंट्री कैसे क्यों हुई? आखिर इस तीसरे की जरूरत क्यों आई? आखिर ट्रंप ने आकर यह ऐलान क्यों किया कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है? आखिर जो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी उसे खत्म करने का ऐलान क्यों कर दिया गया? इससे हासिल क्या हुआ? किसको हासिल हुआ? ये क्यों शुरू किया गया था? खत्म क्यों किया गया? और किसके कहने पे शुरू किया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर इसका ऐलान क्यों किया? 48 घंटे तक दोनों देशों के नेताओं से, विदेश मंत्रियों से ये बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? इसकी इजाजत उनको किसने दी? डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर इस बातचीत का आगाज किस बिना पे किया? ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की बहादुर सेनाएं लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि इस बार तो आर पार होगा। वो ये इंतजार में बैठे हुए थे कि जो 56 इंच की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, जो तमाम उनसे पहले की सरकारों को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे, जो ये कहते रहे कि जो बात पाकिस्तान और भारत के बीच है और भारत को जाकर पाकिस्तान में के अंदर जाकर सबक सिखाना चाहिए, उनमें वहां वो पाकिस्तान अमेरिका से बात क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री बनने से पहले आपने ये इंटरव्यू सुना होगा नरेंद्र मोदी का। तो आज उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देश की जनता ने आप पर भरोसा जताया और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आप अपना मुकाबला इंदिरा गांधी से, आपके जो भक्त मंडली है या फिर जो राइट विंग है या जो सो कॉल्ड मीडिया है वो इंदिरा गांधी से मुकाबला करते हैं, तो आपके पास तो सुनहरा चांस था इस बात को सही साबित करने का। लेकिन आपने क्या किया? 1971 की याद आखिर लोगों को क्यों आ रही है? इंदिरा गांधी को लोग क्यों याद कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू को क्यों याद कर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो देश की जनता पूछ रही है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार नहीं, तीन बार अपने देश को संबोधित करते हैं, जब सीज फायर का ऐलान होता है, उसके बाद वो अपने देश के लोगों के सामने आते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश की हार हुई है और उनके देश की जीत हुई है। क्या मोदी जी को सामने आकर ये नहीं बताना चाहिए कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? क्या वहां पर जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो सरकार वहां पर जश्न मना रही है, जो सेना बार बार आकर पाकिस्तान की अपनी बातों को रख रही है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि देश की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, गृह मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर और सबसे जरूरी प्रधानमंत्री पर, वो कहां हैं? वो इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे हैं और वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, तो हमारे देश में सन्नाटा क्यों है? हमारे देश की जनता को ये मौका क्यों नहीं दिया गया? हमारी बहादुर सेनाओं ने जाबाज तरीके से तमाम जितने भी पाकिस्तान की तरफ से जो भी हरकतें हो रही थी उसको नापाक, उनकी हरकतों का पूरा सीधे तौर पर उसको सीधा जवाब दिया। और अभी भी आप ये देखिए कि लगातार सेना की तरफ से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये डिप्लोमेटिक हार नहीं है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की? वो ये बताएं कि इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कौन कौन से देश खड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान तो ये बता रहा है कि उनके साथ कौन कौन से देश खड़े थे। वो अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहा है, वो चीन का शुक्रिया अदा कर रहा है, सऊदी अरब से उनकी बात हुई है, टर्की ने उनका खुलकर समर्थन किया है, ईरान ने उनका समर्थन किया है। तो सवाल ये तो पूछा जाना चाहिए कि आप लगातार जो विदेशों की यात्राओं पर जाते हैं, जहां आप ये बताते हैं कि इससे पहले कभी भारत की वो साख नहीं थी जो अब साख अब बनी है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप बताएं देश को कि देश जब मुश्किल घड़ी में था, जब उसके ऊपर हमला हुआ था,
तो कौन से वो देश थे जो हमारे साथ आकर खड़े हुए थे? जब पाकिस्तान अपने साथ खड़े हुए देशों की लिस्ट बता रहा है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बता रहा है? और जब देश ये चाह रहा था कि प्रधानमंत्री सामने आकर इन तमाम सवालों का जवाब देंगे, जब प्रधानमंत्री आकर देश को संबोधित करेंगे, तब कौन सामने आ रहा है? संबित पात्रा आकर तमाम बातें सामने रख रहे हैं। संबित पात्रा कौन है? संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछे जाने हैं, सवाल तो गृह मंत्री से पूछे जाने हैं, क्योंकि यही वो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने दिसंबर 2023 में जब वो जवाहरलाल नेहरू को पार्लियामेंट में खड़े होकर कोस रहे थे, तो सुनिए आप सीज फायर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था। और आज यही सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नदारद है। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो सीज फायर अगर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होता। जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल वही तो अभी हुआ है कि जब हमारी सेना जीत रही थी, जब हमारी सेना का मनोबल सातवें आसमान पर था, वो लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, लगातार जो मिसाइल्स आ रही थी, जो ड्रोन्स आ रहे थे, उन सबको निस्त नाबूद कर रहा था। और लगातार ये बताया जा रहा था कि कैसे हमारी जो जीत है, जिस भी मकसद के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उनके चिन्हित ठिकानों पर जिस तरह से 9 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया और लगातार जब जवाब दिया जा रहा था और जनता जो है टकटकी लगाए इसको देख रही थी, तब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके ये बताते हैं कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। और सीज फायर का ऐलान कौन करता है? एक तीसरा देश। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो तमाम इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे टेलीग्राफ की बात करें, CNN की बात करें, और इसके अलावा भी दूसरे जो मीडिया हाउसेज हैं दूसरे देशों के, वो लगातार पाकिस्तान के जरिए कही गई बातों को न सिर्फ छाप रहे हैं बल्कि टीवी चैनल्स पर अपने उनको जगह दे रहे हैं और वो लगातार अपने नैरेटिव, अपने प्रोपेगेंडे को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की सरकार इसमें भी क्यों नाकाम रही? हमारा नैरेटिव द टेलीग्राफ, CNN या वहां के जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये सवाल लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि राफेल लड़ाकू विमान जो है उसकी तरफ से तो कई कहे गए कि उनको मार गिराया गया है। इसके अलावा भी उसकी तरफ से कई दावे किए गए। अब जब सेना से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सवाल जब उनकी तरफ से और जब पूछा गया तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये कहा कि अभी हम कॉम्बैट स्थिति में हैं। जब जंग हम लड़ने के लिए जाते हैं या कोई भी ऑपरेशन होता है तो नुकसान इसका हिस्सा होता है, यानी कि सीधे तौर पर इसको डिनाई नहीं किया गया है। और इस सब के बीच विदेश सचिव जो हैं जिन्होंने आकर इस सीज फायर का ऐलान किया था, आपको पता है कि जो एक गिद्धों की एक जो फौज इकट्ठी कर ली गई है, ज़ोंबियों की जो एक फौज इकट्ठी कर ली गई है, वो कैसे उन विदेश सचिव के अकाउंट पर जाकर, ट्विटर अकाउंट पर जाकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार को किस तरह की ओछी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसी को नहीं बख्शते हैं। और अब आप ये देखिए कि जो IS एसोसिएशन है वो उनके बचाव में आई है, लेकिन जिनको उसके बचाव में आना चाहिए, एस जयशंकर को उनके बचाव में आना चाहिए था, सरकार को उनके बचाव में आना चाहिए था, लेकिन उनके बचाव में कोई भी नहीं उतरा है। यही इसलिए कहा जाता है कि आज जिसके लिए आप जश्न मना रहे हैं कल नंबर आपका हो सकता है। सवाल लगातार सरकार से पूछे जा रहे हैं और ये पूछे जाने चाहिए। और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारा सर जो है वो शर्म से झुक गया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तीसरे जो देश है उसकी मध्यस्थता को जिस तरह से स्वीकार किया है, और ये यही खत्म नहीं हुआ है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें आगे बढ़ के कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से क्या शिमला समझौता जो है क्या वो रद्द कर दिया गया है? आपने 22 तारीख से लेकर अब तक प्रधानमंत्री को जहां जहां देखा
वो आपने वहां वहां देखा जहां उनको चुनावी फायदा होना है, या फिर उन लोगों को जिनके भरोसे उनकी सरकार चल रही है उनको खुश करने का काम उन्होंने किया। लेकिन जब देश को उनकी जरूरत थी या देश उनसे सवाल पूछना चाहता था या उनको सुनना चाहता था, वो सीधे तरीके से नदारद थे, हैं। और अब जब स्पेशल सत्र की मांग की जा रही है, दोनों सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, अब विशेष सत्र की मांग की जा रही है, तो उस विशेष सत्र को लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लगातार मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और अभी भी आप ये देखिए, कांग्रेस इस्तीफा नहीं मांग रही है प्रधानमंत्री का। कांग्रेस ने या विपक्ष ने जितना साथ इस सरकार का दिया है, शायद ही इतिहास में किन्हीं सरकारों ने किसी सरकार का इतना साथ दिया हो। आप सोचिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी विपक्ष में होती तो अब तक उसने क्या कर दिया होता। और बहुत दूर नहीं, आपको 26/11 याद करना चाहिए, उस वक्त के मुख्यमंत्री और इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब क्या किया था। ऐसे वक्त में जब हमारे वीर जवानों के जो जनाजे हैं उनके घरों पर आ रहे हैं और उन रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें, वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, तो देश ये सवाल पूछ रहा है कि हमें आखिर इससे हासिल क्या हुआ है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिनसे इस चर्चा का हम आगाज करते हैं। 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। अमरीश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जाना माना चेहरा अनिल सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। अनिल जी, आपका स्वागत। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो तथ्यों पर आधारित लगातार अपनी बातों को रखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अमरीश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल सबसे पहले ये कि आखिर हमें इससे हासिल क्या हुआ है। और सवाल देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी से, लेकिन सवाल ये कि नरेंद्र मोदी आखिर है क्या। हमारे पास कुछ सेकंड्स की उनकी वीडियोस आती हैं जहां वो मीटिंग्स लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद देश ये सवाल पूछ रहा है कि आप देश को संबोधित क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 3-3 बार संबोधित कर देता है, जीत के जश्न वो मना रहे हैं और यहाँ इस देश में सन्नाटा है। अगर वो जीत का जश्न मना रहे, यानी कि वो ये कहने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान की हार हुई है, और अगर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब नहीं देना चाहिए। बल्कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक कैंपेन चलाई जाएगी और उस कैंपेन में ये बताया जाएगा कि हमने कैसे, किस तरह से आतंकवाद को और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। यानी कि एक तरह से अभी से ही ये शुरू हो गया कि कैसे इसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी हैज सैक्रिफाइस्ड नेशनल सिक्योरिटी एट द ऑल्टर ऑफ हिज पेटी पॉलिटिकल एम्बिशंस। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है, बाराबंकी से लेके बहराइच तक, यहां पर ऐसा माहौल है, कल से इतनी ज्यादा नरेंद्र मोदी को सीधे गालियां पड़ रही हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बेसिकली बीजेपी का कोर वोट बेस है, जो हिंदू हैं, और जो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया कि जब हम जीत रहे थे तो उसके बाद ये अचानक सीज फायर, और वो भी ट्रंप के माध्यम से, ये क्या हो गया। अब आप देखिए कैसे कैसे एक जो आप एक श्रृंखला बनाते हैं, एक झूठी श्रृंखला बनाते हैं, एक झूठी शान बनाते हैं, एक झूठा परसेप्शन क्रिएट करते हैं। जब वो टूटता है तो वही लोग जिन्होंने आपको सर आंखों पे उठाया, हर हर मोदी के नारे लगाए, उनको इतना बड़ा धक्का लगा है कि ये हो क्या गया, कि जैसे उनका देवता टूट गया। और इस तरीके की जो सिचुएशन है ये बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर रिएक्शन जो पैदा होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि फिर देश एक दूसरी तरह के रास्ते पे जाता है। और मतलब कई देशों में ऐसा हुआ है कि जब इल्यूजन टूटे हैं, जब भ्रम टूटे हैं लोगों के, तो क्रांति के रास्ते पे हो गए हैं कि हमें ये व्यवस्था ही नहीं चाहिए जो इतना हमको भ्रम में रख के और हमारे साथ धोखा करती है। ये धोखा, इस तरह के शब्द यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको देखिए ये बता रहा हूं, केवल सिंपल सी बात, कि नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या किया कि पहले एक भारत का एक अपना भारत की जो चौखट थी, थ्रेशोल्ड, उसको उन्होंने कम कर दिया, और वो कम करते आ रहे हैं उरी से, उसके बाद बालाकोट से, और अभी हम आतंकवाद से लड़े। आतंकवाद को हम कश्मीर में हमने बार बार
हराया है, ये किया है, लेकिन हम अब पाकिस्तान से एक लड़ाई में उलझ गए। इंप्रेशन जो जा रहा है, पाकिस्तान से एक लड़ाई में उलझ गए और फिर उस लड़ाई में हम जीते भी नहीं, जीतने की कोशिश भी नहीं की, और आज तक हम यही कह रहे हैं कि हम तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तानी सेना से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन पब्लिक में ये परसेप्शन नहीं है। पब्लिक तो इस मूड में थी कि हाँ, हम इस बार पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आर या पार हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है और पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है, इस तरीके से पब्लिक सोच रही थी। और आप अभी कह रहे हैं, तो फिर अगर ये स्थिति थी कि आप पाकिस्तान के प्रति आपका कोई वो नहीं था, तो और आप आतंकवाद से लड़ रहे थे, तो सबसे पहले आपको उन 4 आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए था। फिर आपने जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन है उनको स्ट्राइक किया, तो फिर आपको उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी बिहार में जाके बोले कि बिल्कुल मैं किसी भी हालत मिट्टी में में मिला बख्शा देंगे। नहीं जाएगा, ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। ये जो पूरी बात है, इससे जो एक हाइप क्रिएट हुई, लोगों को लगा पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, उनका इंटेंशन भी यही था, इस तरह का एक पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर हिस्टीरिया करना। तो ये देखिए, जो इन्होंने क्रिएट किया परसेप्शन, वो टूट गया। इनको अगर आतंकवाद से ही लड़ना था, तो फिर आतंकवाद से लड़ने तक सीमित रहना चाहिए था। आपने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया कि हम पाकिस्तान पे हमला करके ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं, और ये बात और सच हो जाती है जब आप गोदी मीडिया का प्रचार देखिए 8 तारीख को, जो 8 तारीख सबसे शर्मनाक, जो 8 तारीख की 7 और 8 तारीख को, और उसके बाद 8 और 9 तारीख की रात को जो गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि इस्लामाबाद कब्जा हो गया और यहाँ कब्जा हो गया, वो उसके बाद आर्मी की ब्रीफिंग कल हुई, तो उसमें पता चला कुछ जो उनके कुछ ड्रोन साइट्स हैं, वो इन इलाकों में कुछ जगह इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक किए। तो 9 टेररिस्ट जो टारगेट्स हैं वहां पर स्ट्राइक हुआ, और उसके अलावा करीब 11 से 12 जो मिलिट्री टारगेट्स हैं वहां पर स्ट्राइक हुआ। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये कह देना कि कराची पे बम्बार्डमेंट हो गया, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ भाग गए, अब ये सारी चीजों से जो एक्सपेक्टेशन पूरे हुए, वो आप पूरा, वो सच्चाई ही नहीं थी, उसका कोई आधार ही नहीं था। और आपने सब सारी चीजें करके, और पूरा जो इंडिया और पाकिस्तान जो हाइफन आपने करा दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में आया, जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में आया कि भारत पाकिस्तान जैसे बराबर हैं, और पूरी कोशिश ये थी कि भारत पाकिस्तान बराबर नहीं है, भारत एक बड़ी ताकत है, पाकिस्तान छोटी ताकत है, और दूसरी बात, जो पाकिस्तान से मरे मसले हैं वो बायलैटरल हैं, और इंटरनेशनलाइज करने के खिलाफ ये पूरी सरकार लगी रही कि क्यों कांग्रेस ने इंटरनेशनलाइज किया। लेकिन कांग्रेस ने जो इंटरनेशनलाइज सो कॉल्ड किया, वो 1972 शिमला एग्रीमेंट पे ये साफ बात हो गई थी कि मामला बायलैटरल है, और पाकिस्तान तो बहाना ढूंढ रहा था कि शिमला एग्रीमेंट को वो सस्पेंड करे और मामले को इंटरनेशनलाइज करे, जो मोदी ने उनको दिया है। नरेंद्र मोदी ने यह मौका दे दिया पाकिस्तान को कि वो मामले को इंटरनेशनलाइज करें, और बिल्कुल उलट जो वो कहते हैं उसके बिल्कुल उलट, और अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता इनका साथ देगी। आप देखिएगा क्या होगा, आप देखिएगा ग्रास रूट पे जो पूरी सिचुएशन है, एक महामानव का और एक इस तरीके के हिंदू हृदय सम्राट का पूरा जो एक इमेज है, वो चरमरा के गिर गई। जी, क्या इसीलिए लग रहा है आपको अमरीश जी कि प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ इवेंट क्रिएट करने की आदत है, उनको तो इवेंट जहां जहां हो, जहां मोदी मोदी के नारे लगे, वो तो हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, मन की बात करते हैं। 11 साल में कोई 11.5 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, किन्हीं सवालों का वो जवाब नहीं देते हैं, सवालों के पीछे वो छिपते हुए नजर आते हैं। और ऐसे वक्त में जब 140 करोड़ से ज्यादा लोग, विपक्ष से लेकर हर कोई उनको उनके साथ खड़ा था, यानी कि सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था, ऐसे वक्त में वो क्या कर रहे थे? आप ये सोचिए कि जो राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि यू लीन राइट और लेफ्ट, तो उन्होंने कहा कि आई स्टैंड स्ट्रेट, और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन आज की जो सरकार है वो हर जो फॉरेनर आता है उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। क्या हमें वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे सामने, प्रधानमंत्री अभी लंबे समय तक नहीं आएंगे, जब तक कोई ऐसा दूसरा कोई घटना नहीं करा देंगे ये लोग। और वो घटना यही हो सकती है कि भाई कहीं इनके पास एक ही है, हिंदू मुस्लिम बड़ा दंगा कुछ करा दो, कहीं कुछ करा दो, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनली
उनकी भद्द पिट गई है सबके। अरे गांव गांव में लोग करें डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, और अडानी का नाम ले रहे हैं कि अडानी की कुछ डील हुई है और उसकी वजह से अच्छा ये देखिए गांव में कैसे पता लोगों को कि अडानी जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ बना रहे हैं और उसको लेके एक डील हुई है, और वो ये चीजें अब गांव गांव में चर्चा हो रही हैं। तो ये आप देखिए कि नरेंद्र मोदी तो वो तो फेस ही नहीं कर सकते ना, पार्लियामेंट वो कैसे फेस करेंगे, वो किसी भी तरह की सर्वदलीय बैठक कैसे कैसे वो फेस करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, वो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो संबित पात्रा जैसे हल्के हल्के लोगों को आगे कर रहे हैं इस समय। देखिए बिल्कुल यशवंत सिन्हा से लेके पूरा ऑपोजिशन, पूर्व विदेश मंत्री से लेके सब लोग कह रहे हैं कि ये पूरा एक इंडिया का बहुत बड़ी हार है। ये जो हुआ है, कश्मीर मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है, ये बहुत बड़ी हार है। पाकिस्तान वहां अपना विजय जुलूस निकाल रहा है, सारी चीजें कर रहा है, और अभी भी देखिए गोदी मीडिया अभी भी उनकी इमेज बनाने को लग रहा है, लेकिन अब नहीं होगा कुछ। गोदी मीडिया लाख कोशिश कर ले, बिहार इनके हाथ से गया, उसके बाद जो भी अब होगा वो इनके हाथ से गया। ये चीज जो एक इनका जब सपोर्ट बेस रिएक्ट कर गया है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री देखिए सामने नहीं आएंगे, इनको सत्ता प्यारी है, इनको एक्चुअली इस्तीफा देना चाहिए था इसी सवाल पे कि जब ट्रंप ने ये कर दिया, और इस सवाल पे कि भाई हमसे नहीं संभल रहा है, उनको इस्तीफा दे। और गृह मंत्री को तो पहले ही दे देना चाहिए था, रक्षा मंत्री पे भी बहुत सारे सवाल उठ गए इस डिबेट में कि उससे बाहर है स्कोप के, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ गए। तो ये जो तीन फिगर्स हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तीनों को इस्तीफा देना चाहिए। जी क्या इनका वो ये हो गई क्या, फ्रीज हो गया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हमको सुनाई पड़ रही है, लेकिन उनका लगता है बुशरा, बुशरा जी का कुछ, हाँ बुशरा जी का ही हो गया है फ्रीज ना। हाँ लगता है उनका हो गया। ओ, ये कैसे हुआ? वजह से मेरा वीडियो रुक गया था। लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। फिर अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, जो कुछ फिलहाल आप देश में होता हुआ देख रहे हैं अभी, खासतौर पे जब से सीज फायर का ऐलान किया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और साथ साथ आपने देखा होगा कि राइट विंग में जिस तरह की मायूसी है, एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जीत का वो जश्न मना रहे हैं और हिंदुस्तान में सन्नाटा है। होना तो ये उल्टा चाहिए था। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो पा रही है कि वो जश्न मना रहे हैं? उनके प्रधानमंत्री सामने आकर एक बार नहीं 3-3 बार अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं, वहां पटाखे फूट रहे हैं, वहां जुलूस निकल रहा है, और यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। क्या डिग्निटी के साथ आपको नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो किया गया है देश की ऐसा करके? अनम्यूट कर लीजिए जी। सिद्धार्थ जी को अनम्यूट कर दें। जी सिद्धार्थ जी। मैं टीम से कहूंगी कि अगर मुझे सुन रहे हैं तो सिद्धार्थ जी को अनम्यूट कर दें। जी माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। जी जी जी, ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो आधा घंटा आपका सवाल तो मैंने सुन लिया था। तो आधा पौने घंटे पहले तक मेरे इस विषय में विचार अलग थे, लेकिन पिछले आधे घंटे में जो दो घटनाक्रम चले हैं, उसके बाद मेरे मन में भी काफी सारे सवाल उठने लगे। पहला तो ये कि मैंने देखा कि कैसे भारत के तीनों सेना के डायरेक्टर जनरल, नौसेना, थल सेना और वायुसेना के, अभी आधा घंटा पहले उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह से ये संघर्ष चल रहा है, चला ये सब उन्होंने पूरी जानकारी अच्छे से दी। और दूसरा, जैसे ही आपका कार्यक्रम शुरू हुआ डीबी लाइव में, आपने जो दिखाया कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री ने ही ये बताया, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी संसद में बताया जो नया नया उन्होंने ही बनाया है भाजपा ने, कि कैसे उन्होंने कहा कि इससे पहले अगर कभी सीज फायर हुआ था तो वो सीज फायर क्यों हुआ था।
तो भाजपा को इस देश की 140 में से 23 करोड़ लोगों ने इसीलिए वोट दिया कि उसका चाल चरित्र चेहरा तो अलग है, इसीलिए वोट दिया कि वाजपेयी ने दुनिया भर के दबाव के बावजूद परमाणु बम का परीक्षण किया था, इसीलिए वोट दिया कि गृह मंत्री ने संसद में कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले बार जब सेना जीत रही थी तो सीज फायर क्यों किया, 3 दिन रुक जाते तो पीओके हमारा हो जाता। तो अब ये दिलचस्प हो जाता है कि जब 10 मई को सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना ने दुनिया को सबूत के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया कि कैसे उसने उसी दिन सुबह सुबह पाकिस्तान के नूर के बेस पे हमला करके, अच्छा नूर बेस के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बताता है कि वहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और भारतीय सेना ने 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया। उत्तर में इस्लामाबाद से लेकर दक्षिण में कराची तक के 10 और सैन्य ठिकानों पर हमला करके उसको बेकार कर दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अखंड भारत उस दिन 10 मई को 10:30 बजे सुबह में अखंड भारत की हमारी मुट्ठी में आ गया था। तो जो अखंड भारत 11 बजे भारतीय सेना की मुट्ठी में था, उसे शाम को 6 बजे भारतीय विदेश मंत्री ने संघर्ष विराम करके वापस कैसे दे दिया, वो भी ट्रंप के सार्वजनिक घोषणा के 70 मिनट के बाद। इसकी भी घोषणा हमने नहीं की, पहले ट्रंप ने की और हमने उसके हाँ में हाँ मिला दिया। और अगले दिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये कि अगले दिन ट्रंप ये भी कहते हुए दिखे कि पाकिस्तान एक महान देश है। तो जिस देश के 9 आतंकवादी ठिकाने भारत ने कुछ घंटे पहले गिराए, ट्रंप उसे महान बतलाए और आज तक भारत उस पर आपत्ति न जताए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है इसमें। हुआ यह है कि सेना रूपी टीम ने जो मैच जीत लिया था, कप्तान रूपी प्रधान जी ने वो ट्रॉफी जाके सरेंडर कर दी। क्यों सरेंडर की ट्रंप के सामने, तो सवाल उठेगा। अब ये तो भारत की 240 सांसदों की सरकार चलाने वाले राजनेता ही बताएंगे। जो राजनेता ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से आज तक टीवी पर नहीं दिखे, उन्होंने हमेशा सेना को आगे किया, वे अचानक ट्रंप की घोषणा के बाद कैसे ट्विटर पर ट्रंप की बात दोहराने लगे कि हाँ संघर्ष विराम तो हो गया है। इसका नाम ही अगर सेना ने हमें पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो कार्रवाई है, इसका नाम अगर ऑपरेशन सिंदूर है, तो पहलगाम में विधवा हुई बेवाओं के गौरव में ऑपरेशन सिंदूर है। तो क्या पहलगाम के वो 4 आतंकी मारे गए या पाकिस्तान ने भारत को वापस सुपुर्द कर दिया? अगर नहीं किया तो ट्रंप के सीज फायर पर भारत के राजनेता कैसे मान गए? बहुत सवाल है जिनका जवाब सरकार चला रहे राजनेताओं को देना होगा, संसद से लेकर सड़क तक देना होगा, क्योंकि ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा है, सरकार के समर्थक अब खुद पूछ रहे हैं। मेरा भी आधा घंटा पहले का विचार और आपने जब डीबी लाइव में दिखाया उसके बाद काफी अंतर हो जाती है। अब नया एक इन्होंने कहा है कि हमने नया डॉक्ट्रिन बनाया है। वो नया कभी भी एक कहावत होती है कि बंद मुट्ठी लाठी। आपके पास क्या है आप बताते नहीं है, तब सामने वाले को भी आश्चर्य हो जाता है। भारत ने परसों ये बोल दिया कि हमने एक नया डॉक्ट्रिन बनाया है, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होगा तो हम उसको युद्ध मानेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि 4 बंदूकधारी आ जाएंगे और 140 करोड़ लोगों के देश को युद्ध में धकेल देंगे? मतलब इतना आसान हो जाएगा क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। कि कोई भी 4 आदमी बंदूक लेके आए या एक आदमी क्या कहते हैं हथगोला लेके आए और 140 करोड़ के देश को युद्ध में धकेल देगा क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा आपसे सबसे बड़ा सवाल शुरुआत में किया कि इतना सब होने के बाद इस पूरे प्रकरण में कोई भी देश भारत के साथ खड़ा हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? उसका सीधा सा जवाब है कि कहीं पर भी मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों लोग किसी कारण से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, उनका आपस में कोई विवाद है, तो तीसरा आदमी जाके अगर एक के पीठ पर भी हाथ फेर दे और दूसरे के पीठ पर भी हाथ फेर दे ना, तो दोनों आदमी उसके बाद उस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि तुम इधर के हो या उधर के हो हमें पता ही नहीं है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि भारत के प्रधान जी पुतिन से भी मिले और जेलेंस्की से भी आप मिल लिए। आप मुझे बताइए, आप पुतिन और जेलेंस्की दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप दोनों से अगर मिल लीजिएगा तो दोनों आप पर क्यों भरोसा करेगा? वो कहेगा वो तो उसका है, वो तो इसका है। और मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ रहा था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 73 देशों की यात्रा कर चुके हैं, 73 देश।
कम से कम एक बार वो 73 देश गए। अब मुझे बताइए कि कई देशों का आपस में किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं बनता है, आप दोनों देश चले गए तो दोनों देशों का तो दोनों देश आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तो कभी कभी होता यह है, इसीलिए आपने जब इंदिरा गांधी के बारे में पूछा तो कहा बहुत अच्छा कि डू यू लीन लेफ्ट और डू यू लीन राइट, तब जो वो कहती है कि नो आई स्टैंड स्ट्रेट, इसका मतलब ही है कि वो लेफ्ट को भी एक मतलब एक संदेश दे रही है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगी, वो राइट को भी संदेश दे रही है कि जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे साथ आऊंगी। वो ये नहीं बोल रही है कि मैं थोड़ा आधा इधर हूं और आधा उधर हूं। तो हमारे साथ ये हो गया। फिर भी मेरा मानना है कि भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया, अभी आधा घंटा पहले तीनों सेना के जो प्रमुख थे उन लोगों ने फिर बताया कि किस तरह से इन्होंने अंजाम दिया। नौसेना ने किस तरह से टारगेट सेट किए, वायुसेना ने किस तरह से एयर डिफेंस किया, और थल सेना के डीजीएमओ ने किस तरह से जवाबी हमले किए। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सेना ने तो अपना काम किया, जैसे मैंने कहा ना कि टीम तो मैच जीत गई। जब ट्रॉफी की बारी आई तो कप्तान कहा कि नहीं हम ट्रॉफी दूसरे को दे देंगे, तो ये तो समझ में नहीं आ जी। रहा। सवाल तो वही और उठता है जो सिद्धार्थ जी, अमित जब शाह आप और हम बात कर रहे हैं तो बड़ी खबर ये आ गई है कि प्रधानमंत्री आज देश को 8 बजे संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों तक को बता दें कि जो सवाल पूछे जा रहे थे कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं, आखिरकार उनको याद आ गया कि उनको देश को संबोधित भी करना है। तो आज 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जब आपने एक तरह से तीसरे देश के सामने सरेंडर किया, यानी कि उसकी बातों को आपने माना, उन्होंने मध्यस्थता की और आपने सीज फायर का ऐलान भी आपने नहीं किया। पहले ट्रंप करते हैं और फिर आकर फिर ये पता चलता है कि हाँ हमारे देश ने इसको स्वीकार कर लिया है और पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है, और फिर उसके बाद पूरे देश को पता चलता है। पूरे देश को किससे पता चल रहा है? प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं और पूरी डिटेल वो देते हैं कि कैसे कैसे 48 घंटे किस किस तरह से बात हुई और तब जाके ये फैसला हुआ है। तो इस वक्त की ये अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज रात 8 बजे आपको अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुनने का मौका मिलेगा। 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। अब सुनना भी होगा कि आखिर वो क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि एक सरकार के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे सवाल उनके ऊपर हैं जिनका जवाब उनको देना है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, सॉरी आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा। महत्वपूर्ण सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? अभी क्या आपको लगता है कि देश को बौना कर दिया गया है? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इस देश की डिग्निटी जो है उस पर चोट लगी है? जिस तरह से जिस वक्त में बड़े देशों को हम ना सिर्फ एक बड़ा बाजार है बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार भी होते हैं, 140 करोड़ से ज्यादा का हम देश हैं, ऐसे वक्त में अगर बड़े देश हमारे साथ अकेले हमारे साथ खड़े हुए नजर ना आए और उसके बाद एक तीसरे देश को मध्यस्थता करनी पड़े, उसको कबूल कर लिया जाए और देश को उनसे पता चले और कश्मीर के मामले पे वो कहे कि उसको भी सुलझाया जाएगा, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? और इस सब में प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, कितना महत्वपूर्ण इसको भी मानते हैं आप? देखिए क्या है कि ये जो कुछ हुआ है वो मैं को चकित नहीं हूँ। मैं पहले से ही इस बात का अंदाजा मुझको था कि जो भी आउटकम ये इस लीडरशिप के साथ के अंदर होगा वो इसी तरह का कुछ होगा। तो इसीलिए मुझको कोई चकित में नहीं हुआ। सबसे जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया जो देश के, अभी ये जो मूड के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं कि आपने किसी दबाव में आकर एक समझौता मतलब सब चीज फायर कर लिया और वो गलत तरीके से किया, जिसका कि जो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस होता है कि बातचीत होती है, दोनों फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और उसके बाद कुछ कंडीशंस तय होते हैं कि ये जो है या दोनों के फॉरेन सेक्रेटरी मिलेंगे, फिर उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी, जो भी है एक प्रोटोकॉल है। लगभग हर एक जो सीज फायर या कोई सेटलमेंट बातचीत होती है उसका एक इंटरनेशनल तरीका बना हुआ है। उसके लिए कोई मोदी जी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी तरीका बना हुआ है। आप उससे बातचीत करते हैं। ये तो जिस तरीके से हुआ पूरा घटनाक्रम कि 10 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि डिटेल्स दिया जाता है कि किस तरह हम फाइट कर रहे हैं और हमारी फाइट जारी रहेगी और हम कॉम्बैट में है।
हम ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि वॉर नहीं हुआ है लेकिन कॉम्बैट में हम हैं, इट्स गोइंग ऑन, ये बोल रहे हैं। और उसके बाद एकाएक जो है शाम में जो प्रेस को बताते भी है कि ये आपको ब्रीफ किया जाएगा फिर, और उसका शाम में आपको पता चलता है कि ये हो गया, समझौता हो गया। वो भी समझौता आपको पहले पहले पता चलता है अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है किसी भी सॉवरेन कंट्री के लिए कि उसका सीज फायर की घोषणा जो है वो दूसरा राष्ट्रपति कर रहा है। अगर मान लिया उसको कंट्राडिक्ट भी करते, डिले भी करते तो थोड़ी इज्जत बचती, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक आपका आ जाता है, जो उसने कहा था एग्जैक्टली वही होता है। तो इससे पता चलता है कि पहले देश को या देश के नेतृत्व को इन्फॉर्म करने के पहले दूसरे देश के मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति को इसकी सूचना पहले दी गई। अच्छा, उसमें जो पूरा किस्सा आया है सामने, उसमें है कि डीजीएमओ ने बातचीत की दोनों के, पहले इनसे बातचीत हुई, इन्होंने कहा डीजीएमओ से बात करने कही। ये ऐसे थोड़ा ही होता है कि डीजीएमओ डायरेक्ट बातचीत करता है। पहले पॉलिटिकल लीडरशिप तय कर लेती है कि सीज फायर होगा, मॉडलिटीज के लिए डीजीएमओ बात करते हैं, वो तो बात करते ही रहते हैं बॉर्डर इशूज पे। तो वो जो है जब आपके संबंध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो डीजीएमओ से बात करने के लिए का कमिट करते हैं जयशंकर, जो डिटेल है। और उसके बाद जो है तो कहते हैं कि वो लोग बात कर ले, वो लोग बात कर ले, क्या कर ले, अरे लीडरशिप की क्या राय है। तो ये हो गया। और डीजीएमओ से बातचीत के बाद 335 घंटे, 1.5 घंटे में ट्रंप का ट्वीट आता है। इसका मतलब कि उसको पूरा ब्रीफ, उसने बताया भी बातचीत फलना क्या क्या, पूरा हम लोग संपर्क में थे, दोनों संपर्क थे। तो ये तो एक जिस तरह का प्ले आउट हुआ है सारा सिचुएशन, उससे आपका सॉवरेनिटी जो है वो थ्रेटेंड हो गया है, चैलेंज्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड जिसको आप कहेंगे सॉवरेनिटी है। दूसरा है क्या, ये तो डिटेल्स की बात है। ऑपरेटिव पार्ट क्या है, ट्रंप के में 3 चीजें उसने कही। एक तो कहा कि हमने समझौता कराया, मतलब दोनों हम संपर्क में थे और दोनों ने हमारी बात मानी। दूसरा है कि भारत और पाकिस्तान को एक बराबर रखा, एक बराबर रखा कि दोनों ग्रेट नेशंस हैं। इसका मतलब कि हम दोनों को बराबर मानते हैं। मतलब आपको कोई लिवरेज, इतनी बड़ी कंट्री विश्व गुरु फलना ये वो करते रहते हैं, आपको उसने पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, एक टेररिज्म को प्रमोट करने वाला स्टेट है, जिसकी की बहुत क्रेडिबिलिटी पुअर है दुनिया के सामने, उसके बराबर आपको रखा। आपके प्रधानमंत्री को और उसके प्रधानमंत्री को बराबर, जो भीख मांग रहा है कटोरे में लेकर के, उसके बराबर में आपको रखा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों में, उसने कहा कि थर्ड, हम लोग का जो शिमला एग्रीमेंट है, आप 1-2 मिनट लूंगा मैं, शिमला एग्रीमेंट की यही खासियत है कि पहली बार इंदिरा गांधी ने, जो हम लोग 47 से लेकर के 71 तक बायलेटरल ये जो है टॉक्स का, ये फॉर्मलाइज नहीं था, ये एग्रीमेंट में कहीं नहीं था, या कहीं ये पाकिस्तान इसके लिए कभी राजी नहीं हुआ कि थर्ड पार्टी नहीं रहे। यूनाइटेड नेशंस ने पहली 47 में जब हुआ कश्मीर का मामला, उसमें इंटरनेशनल, बल्कि उनका कमीशन, मतलब उनका जो टीम थी वो यहाँ थी कश्मीर में, और उसके बाद ये लगातार रहा, बीच बीच में भी आती रही। पहली बार 65 में भी ताशकंद में हमने बातचीत की, पहली बार इंदिरा गांधी ने एक क्लॉज रखा, जो बातचीत हम करेंगे हमारा वो हम लोग आपस में तय करेंगे, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं। शिमला एग्रीमेंट को आपने 50 साल तक जो एग्रीमेंट पाकिस्तान पर बाइंडिंग था कि हम तीसरे किसी को नहीं बुलाएंगे, वो खत्म कर लिया आपने ये एक झटके में। उसने तो खत्म किया ही पाकिस्तान में, उसको तो चाहता ही था वो तो। उसने तो जब टेरर अटैक हुआ तो उसने कहा कि एक न्यूट्रल पार्टी से करवा लीजिए इन्वेस्टिगेशन, वो तो थर्ड पार्टी। जबकि हमारे यहाँ टेरर अटैक जब 2008 में भी हुआ था तो हमने थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं कहा था, हमने पाकिस्तान को दिए थे डिटेल्स कि आप अपने यहाँ जांच कराओ, और उसने कहा भी था कि हम जांच करा रहे हैं, और हमने अपने यहाँ जांच करके किया, और कसाब को और इसको ये किया, जो कुछ लोग जो लाए नहीं जा सके हिंदुस्तान, लेकिन उनको भी हमने ये किया, क्या कहते हैं, मुकदमे में लाया। तो वो जो है थर्ड पार्टी
इंटरवेंशन, उसमें कश्मीर भी आ गया कि कश्मीर का सेटलमेंट भी जो है वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इंटरनेशनलाइज कर दिया आपने, जो हम 47 से अवॉइड करना चाह रहे थे और हो नहीं पा रहा था। 71 में इंदिरा गांधी ने कराया था, उसको आपने इंटरनेशनलाइज कर दिया। तो ये एक बहुत ही डेंजरस, ये क्या कहते हैं, एक मिनट जरा सा, वो एक जी जी डेंजरस चीज कर मतलब इंडियन डिप्लोमेसी और ये के साथ कर लिया। दूसरी बात अब ये है कि आपने हासिल क्या किया? हासिल हम्म कुछ नहीं किया। आपने हासिल कुछ नहीं किया, इसीलिए कि आपने कहा था कि हम खोज कर, और ये घोषणा करनी नहीं चाहिए थी। ये हम्म आपने ऐलान कर दिया। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डीजीएमओ का, जो हमारे जो तीनों सेना के थे, उससे अगर आप बात करिए तो उससे आपको पता चलता है कि वो क्या बताते हैं। डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने कहा कि अब वो जो टेरर जो कैंप्स थे वो कुछ खाली कर दिए गए थे। पहले ही अलर्ट कर दिया आपने कि आपका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। मतलब आप हम्म मीडिया के जरिए और प्रोपेगेंडा के जरिए फाइट करना चाहते हैं, एक वॉर को, एक एनिमी कंट्री को टैकल करना चाहते हैं, टेररिज्म को, मीडिया वॉर के जरिए। और मीडिया कैसा है, जो आपने देखा कि इस्लामाबाद को कब्जा कर रहा है। बताइए कि कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज का, क्योंकि उन्होंने स्टेटेड पोजीशन हमारा क्या था कि हम जो है नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक कर रहे हैं, वॉर में नहीं जा रहे हैं। और मीडिया हमारा क्या कर रहा था कि घुस गई सेना, जस्ट उल्टा। हम्म ये कोर्ट में जाना चाहिए विपक्ष को मीडिया के खिलाफ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनका चैनल बंद करो, क्योंकि ये जो है 21,000 पर ये चला रहे थे, एंटी नेशनल न्यूज चला रहा था और सरकार ने उनका कुछ नहीं किया। सरकार कहती रही कि मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब उसी मीडिया के सहारे फिर जो है रिपेयर किया जा रहा है, वही मीडिया, क्योंकि इन्हीं का पैदा किया हुआ मीडिया है, इन्हीं का पैदा किया हुआ मीडिया हुआ है, और जो कि आगे बढ़ के इनके लिए काम कर रहा था। और जो ईरान वाला आपने किस्सा सुना ही, अर्नब गोस्वामी जो गौरव आर्या है, मेजर गौरव आर्या है, उस पर किस तरह जी से जी ईरान जी ऑब्जेक्शन आया और क्या क्या हो गया। मतलब आपका डिप्लोमेटिक माफी मांगनी पड़ रही है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है। जी लेकिन देखिए कि अर्नब गोस्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आप माफी मांग रहे हैं दूसरे देश से, लेकिन अर्नब गोस्वामी या मेरे गौरव आर्या के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन, दंगा फैलाने और क्या कहते हैं, एक उसमें ये भी है सेडिशन में कि एक दूसरे कंट्री के साथ वैमनस्य फैलाने का, ये भी उसमें आता है। उसके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दायर होना चाहिए, वो नहीं किया क्योंकि रूल ऑफ लॉ है नहीं। अब हम आते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इसीलिए कि आपने नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब आपने इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए हैं, और क्या कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, ये जो बजरंगी लोगों का हाथ में सौंप दिया है देश को, ये लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और लड़ाई लड़ी सेना ने लड़ाई लड़ी। विक्रम मिश्री ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, उसको गालियां दे रहा है ये क्यों? उसने कहा कि आप नोट करिए, उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना के जो दोनों अधिकारी थी, वो जो सोफिया कुरैशी और दूसरी है, उन्होंने कहा, योमिका सिंह, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है सेकुलर कंट्री है, साफ। दूसरा कहा उन्होंने कि ये जो है हम संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान के प्रोडक्ट है, ये कहा भारतीय सेना। इसका मतलब है कि संविधान और सेकुलरिज्म दोनों को अपहोल्ड किया। ये जो बजरंगी उसके खिलाफ पड़ा हुआ है, वो इसी वजह से, क्योंकि वो उन दोनों ने जो हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसको उन्होंने अपहोल्ड किया, मेंटेन किया, और उन्होंने दर्शाया कि भारत का इंस्टीट्यूशंस खत्म नहीं हुआ है। अभी वो मोदी जी ने उसको सबको ध्वस्त कर दिया है, उसके बाद भी भारतीय सेना जो है वो अपने उसूलों पर है, अपने ट्रेडिशंस पर है, अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उस पर टिकी हुई है। उसने दिखाया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, और अभी भी उस पर टिकी हुई है। अब वो सेना के पीछे छिपना चाहते हैं कि हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। ये ब्रीफ नहीं था, आपका ब्रीफ था कि आप टेररिस्ट को मारेंगे। अच्छा, ट्रंप के ये में कहीं नहीं है कि पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की भारत ने वो टेररिज्म के खिलाफ था, उसको इंडोर्स नहीं किया है। टेररिज्म पर कोई चर्चा नहीं है उसके सारे ट्वीट में।
उसमें ऐसा है जैसे दोनों झगड़ रहे थे, हमने बीच में पंचायत कर दी। क्यों झगड़ रहे थे? क्योंकि कश्मीर मुद्दा था। उसका सारा मामला ध्यान दें, वो कह रहा है कि कश्मीर को लेकर के ये लोग लड़ रहे हैं। मतलब उसने पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसी को एंडोर्स किया। इंडियन स्टैंड ये स्टैंड को नहीं एंडोर्स, क्योंकि यही उनका स्टैंड है कि पाकिस्तान डिस्प्यूट है, ये टेररिज्म के पीछे भी वही कारण है, हमारे आपस में झगड़े का भी वही कारण है। ये पाकिस्तान का स्टैंड है, ट्रंप ने उसको एंडोर्स किया। पूरी डिप्लोमेसी फेल हो गई है इंडिया की। एक कंट्री आपका पड़ोस का या पड़ोस से दूर का आपके साथ नहीं है, और आप जो है आज आप जो रात में करने वाले हैं वो मैं तो आपको मतलब कह सकता हूँ, गारंटी नहीं लेकिन कह सकता हूँ कि एक भी सवाल का उत्तर नहीं देंगे। वो घुसकर मारेंगे टाइप का कोई बयान देंगे और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये बात तो अनिल जी, आप जैसे लोग तो हमेशा से कहते रहे, क्योंकि 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 11.5 साल हो गए, वो सब कुछ हमने देखा। जो कहा गया वही नहीं किया गया, चाहे वो नौकरियों की बात से लेकर हो, 370 के बाद से किए गए दावे हों, या फिर किसानों को लेकर कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी बात, जो दावे किए गए, जो प्रोमिसेस किए गए, उस पर किसी पर भी खरे नहीं उतरे गए। तो ये सवाल तो आप उठा ही रहे थे, लेकिन अब ये सवाल राइट विंग उठा रहा है। अब वो उठा रहा है जो इनके साथ किसी भी शर्त पर, किसी भी तरीके से कुछ भी कर लीजिए, इन्हीं के साथ खड़ा था। आज वो राइट विंग भी जो है वो सवाल उठा रहा है। सन्नाटा पसरा हुआ है, उनकी समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने मास्टर को कैसे डिफेंड करें। जी एक मिनट, जी ये जो है उनका जो अभी 8 बजे का प्रसारण है, वो इसी राइट जी विंग को एड्रेस करने के लिए है। ये देश को एड्रेस करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो अब छोड़ने लगा। इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि वो उस राइट विंग को, जो उनका हमेशा से एक वोट बैंक रहा है, चाहे आप कुछ भी करें। वो अंकल को आपने देखा था ना, विदेश की धरती पे पानी की बोतल लेकर गुजराती अंकल कैसे चिढ़ा रहे थे और किस तरह से बता रहे थे। आप ये सोचिए कि क्या स्टैंडर्ड है, और किस तरह से ये ऐसे वक्त में जब वॉर की तरह की स्थिति बनी हुई है और किस तरह की तस्वीरें जो है हम सामने देख रहे हैं, और उसमें आप मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 2 लोगों की डिग्निटी जो है, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने कैसे तीसरे देश को इस मामले में आने की, दखल देने की इजाजत दी, उसको एंडोर्स किया और उस पर कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उनके कहने पर वही किया जो उन्होंने चाहा। और दूसरा मीडिया, जिसकी डिग्निटी कभी थी ही नहीं, लेकिन ये लग रहा था कि वॉर जैसी सीरियस सिचुएशन में शायद वो कुछ करे। कभी वो कराची में चाय पी रहे थे, कभी इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे थे, कभी पीओके उनका हो रहा था, उसको आईओके बता रहे थे। न जाने क्या क्या उन्होंने गंदगी फैलाई और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माफी मांगी गई आज तक की तरफ से, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। वहीं आप दूसरे देखें, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्हें कैसे बंद किया जाता है, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होती है, ट्विटर अकाउंट जो है वो विदहेल्ड किए जाते हैं, और क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये आपके पास आ रही हूँ मैं, सिद्धार्थ जी, अमरीश जी, आपसे सवाल ये कि जब चाइना पाकिस्तान के साथ जाकर इसको सेलिब्रेट करे तो उसका क्या मतलब निकाला जाए। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि अब तक की हमारी नीति ये रही थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, कि हमने कभी पाकिस्तान और चाइना को एक नहीं होने दिया था, लेकिन वही उसी पॉलिसी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अब साफ तौर पर हमें पता है कि चाइना किसके साथ खड़ा है, और बाकायदा तौर पर उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। यानी कि ये माने कि हमारी जो सेनाएं हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन से भी लड़ रही थी क्या? बिल्कुल, यही सच्चाई है। और इसको एक एनालिस्ट ने कहा भी है, इट वॉज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। मतलब फ्रंट एक था, लेकिन दूसरी एक ताकत रीइंफोर्स कर रही थी पाकिस्तान को, वो ताकत चाइना थी। एक चीज आपको और बता दे चौंका देने वाली, पाकिस्तान के मतलब जो नैरेटिव की लड़ाई भारत हारा है, वो कैसे हारा। औरंगजेब उनका नाम है, जो नंबर 3 हायरार्की में है। उन्होंने विदेशी मीडिया को एड्रेस किया, और उन्होंने विदेशी मीडिया को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन मिला के, बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने पूरा डेटा वगैरह दिखा के उन्होंने ये कन्विंस किया कि हमने 5 भारत के जेट्स गिरा दिए, और विदेशी मीडिया इस पे कन्विंस हुआ। भारत उस तरह का कोई भी नैरेटिव, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पाया कि वो एक प्रॉपर तरीके से, मॉडर्न तरीके से
विदेशी मीडिया को बचा सके। और इसमें एक चीज आपको और बताएं, भारत की सबसे बड़ी, देखिए आज अगर प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि अमेरिका ने हमको धोखा दिया, अमेरिका इजराइल से हम संबंध तोड़ते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, कहीं कोई अब आशा नहीं है। क्योंकि अभी सीधे तौर पे ये लोग, मैंने शुरू में कहा था कि जो ईरान, चाइना, रशिया, ये जो एक पूरा एक ट्रायंगल है, इसको आप पकड़ के चलते, और यही भारत की विदेश नीति रही है, अभी भी रही है, नरेंद्र मोदी के समय भी रही है, जब पूरी वॉर चल रही थी और जब तेल लेना पड़ा ईरान से, सब जगह से। फिर ट्रंप आए, ट्रंप ने कहा कि आप नहीं ले सकते, उस पर भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। सीधे तौर पे जो चाइना, रशिया और ईरान से जो, और चाइना को इसमें न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, मतलब उसको अलग किया जा सकता था। रशिया और ईरान से आप बात करते हैं, वो लोग चाइना को इससे अलग कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि चाइना पाकिस्तान के पीछे एक हर हाल में उसकी मजबूरी है साथ में आना। ये दिस इज द रिजल्ट की ये ऑफ इंडियाज बेसिकली प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली पॉलिसीज, और ये उन्होंने इनको धोखा दे दिया। सबसे बड़ा धोखा, प्रो अमेरिकन आपने पूरी पॉलिसी बनाई, उनके आगे आप खड़े नहीं हुए, आप टैरिफ वॉर्स में नहीं खड़े हुए, आप यहां नहीं खड़े हुए, और उसके बाद उन्होंने धोखा दे दिया। और राइट विंग यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमको धोखा दिया, और एक बार नहीं 10 बार कह रहे हैं अमेरिका ने हमको धोखा दिया। आज प्रधानमंत्री, चलिए बाकी चीजें, आज प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि अमेरिका ने हमको धोखा दिया, उनकी हिम्मत है? सीधे चैलेंज करके ये आप प्रधानमंत्री ये कहें कि अमेरिका ने हमको धोखा दिया, हम इस पूरे ये जो अलायंस है, ये जो गलत अलायंस हमने पाला था, इसको हम छोड़ते हैं, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा। इस तरीके की बात अगर उन्होंने नहीं की, और कुछ बात भी किसी को समझ में नहीं आएगी। और एक चीज लास्ट में आपको और बता दूं कि जो पूरा जो इस वॉर में जो एक तरह से सुपर स्ट्रक्चर उभरा है, वो ये उभरा है कि भाई पाकिस्तान को लगातार जो चाइना गाइड कर रहा था, उसने बड़ी मॉडर्न तरह से उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ी, उसने उसके बाद डेटा कलेक्शन की एक अलग एक वॉरफेयर लड़ी, साइबर वॉरफेयर लड़ी, बहुत बहुत सारे पे ऐसी चीजें हुई हैं विच कॉट इंडिया बाय सरप्राइज। और ये जो पूरा जो आप मतलब ये अल्टीमेटली ट्रंप जो इंटरवीन करके जो एक चीज हुई है, इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने एक तरफा कर दिया, और ये इसमें भारत की नर्वसनेस भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की, आर्मी की नहीं, क्योंकि आर्मी तो इसके यूज टू है जंग में। और आर्मी ने कहा भी है, जंग में आपका एनिमी आपको सरप्राइज कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात, पहले भी हुआ है, लेकिन आप फिर उससे बेहतर करते हैं, वो जो आप फिर बात आप कर बेहतर रहे जवाब हैं, देते हैं। मैं इंडिया टुडे की एक खबर है जिसको हटवा दिया गया, वीडियो है जिसमें वहां पर उस खबर में ये बताया जा रहा है कि जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अमेरिका को ये बताया कि कैसे, देखिए कि ये एक तरह से सिविलियंस की ढाल ले रहा है, और सिविलियन जो उड्डयन विमान है उनकी ढाल जो है वो पाकिस्तान ले रहा है, ये इन्फॉर्म किया। सवाल ये उठ रहा है कि वो खबर हटवा दी गई है हालांकि अब, कि ये आप इन्फॉर्म क्यों कर रहे थे अमेरिका को, ये तो सवाल यही पूछा तो बात, जाएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात ही है कि आप हर तरह की जो जो चीजें हैं, अगर अमेरिका से ही आप पूछ के कर रहे हैं, और आप जरा सा आपको ये लगा कि लड़ाई लंबी खिंचेगी और आर्मी तैयार है, बस हो गए, और तड़ से आपने सरेंडर कर दिया। यही तो सच्चाई, आपने तड़ से जी सरेंडर कर दिया, कहीं आपने अपनी सेना को मौका ही नहीं दिया। जबकि भाई मैं फिर कह रहा हूं कि कोई अद्भुत बात नहीं है कि अगर जंग में इफ द एनिमी टेक्स यू बाय सरप्राइज, आप 65 वॉर देखिए, 71 वॉर देखिए, कारगिल देखिए, कारगिल में तो दे टुक अस बाय सरप्राइज, हमने जवाब दिया, ये तो होता ही है। लेकिन उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप अगर सरेंडर कर जाए तो बात ही खत्म हो जाती फिर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। आप। वक्त की कमी है, संक्षेप में सिद्धार्थ जी और फिर अनिल जी आपके पास लास्ट में आऊंगी। सिद्धार्थ जी 8 बजे संबोधित करें, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, कहने के लिए उनके पास क्या वाकई में कुछ बचा है, या आपको लग रहा है कि सेना की आड़ लेकर और ये सब कि हमने देखिए आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया, खत्म कर दिया, ये कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे इस तरह के नैरेटिव बनते हुए आप देखेंगे, और क्या अब वाकई में इसका कोई औचित्य रह गया है? जी, उस पर तो आता हूं, लेकिन आज जैसे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जी जो डीजीएमओ हैं,
वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्रिकेट का बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया था। तो क्रिकेट जैसा उदाहरण है कि आज अगर कोई मैच हो रहा है तो इससे पहले जितने भी रिकॉर्ड बने हैं वो बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि आज मैच चल रहा होता है। तो जिस तरह से अपने अनिल सिन्हा जी ने कहा शिमला समझौते के बारे में, एक इतिहास है, वो सब अपने जगह पर सही होते हुए भी क्या ये सच नहीं है कि 10 मई को 10:30 बजे भारत की सेना ने दुनिया को बता दिया कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सेंटर को खत्म कर दिया है। आपका जब अखंड भारत का सपना भारत की सेना ने आपके मुट्ठी में ला दिया था, तो शाम में 6 बजे ट्रंप साहब ने उसको कैसे निकाल दिया आपके हाथ से और आप कैसे मान गए? सवाल तो ये उठता है। इतिहास अपने जगह पर है और इतिहास सही है, लेकिन इस मैच में तो सारा इतिहास बदल रहा था। बदल क्या रहा था? सेना ने बदल दिया था। वो बदले हुए इतिहास को, जो किताब लिख दी गई थी, उस किताब को रद्दी के टोकरी में क्यों फेंक दिया गया? सवाल ये उठेगा। इसीलिए भले दूसरा जैसे मुख्य सवाल उठेगा आज जो रात में 8 बजे कहेंगे ना, तो शुरुआत में जो अमरीश जी ने कहा वही है। बाकी शिलाजीत खा के पत्रकारिता जितना भी लोग कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मूल बात होने वाली ये है कि पहले मोदी जी के जो भक्तगण है ना, वो केवल उनको सुनते थे, लेकिन आज वो सुनने के मूड में नहीं है, वो सवाल करने के मूड में है। आज रात आप 8 बजे आ भी रहे हैं तो डायलॉग करने नहीं आ रहे हैं, आप मोनोलॉग करने आ रहे हैं, आप एकालाप करने आ रहे हैं। लोग पहले आपकी बात सुनते थे, आज उनके मन में सवाल है, लेकिन आज भी आप कोई सवाल का जवाब तो देने वाले नहीं हैं, आप तो केवल बोलने वाले हैं। इसीलिए समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि 8 बजे लोगों के मन में एक सवाल का जवाब चाहिए, उनको एक तरफा कोई प्रवचन नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे ये डर लग रहा है, कभी कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि चौबे जी बने छबे बनने और दुबे जी बन के लौटे, वो स्थिति आ सकती है। और मेरे ख्याल से सबसे दुखद इस मामले में यही है कि भारतीय सेना ने केवल अपने टास्क को पूरा नहीं किया था, अपने टास्क से बहुत आगे जाके सीधे सीधे आपको पीओके आपके हाथ में दे दिया था, अखंड भारत आपके हाथ में दे दिया था। और भारतीय राजनीतिक नेताओं ने शाम 5 बजते बजते 5-6 घंटे के अंदर कोई अमेरिका में बैठे किसी आदमी की बात सुन ली और उसने जो कहा उसमें हाँ में हाँ मिला दिया। यही सबसे बड़ा दुखद बात यही है कि हमारे सेना ने जितने भी लाभ कमाए थे, जितने भी उनका मोराल था, कोई एक मतलब सोचिए ना, एक टीम मैच जिता दी आपको और कप लेते समय कैप्टन कहे कि नहीं हम कप नहीं लेंगे, हम तो ड्रॉ मान लेंगे, तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। तो मतलब खेलने वाले खिलाड़ी का अपमान हो जाता है। यही होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वक्त की कमी है बहुत, बस 30 सेकंड में अनिल जी लास्ट आपका क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? ये तो फिर से वही हो गया, आप सर्वदलीय बैठक में जा नहीं रहे हैं, दोनों में नहीं गए, और अब खड़गे जी ने बोल दिया कि अगर अगली सर्वदलीय बैठक कोई होती है उसमें प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम बाइकआउट करेंगे। आप विशेष सत्र बुला नहीं रहे क्योंकि आपको वहां सवालों का जवाब देना होगा। सवालों के जवाब देने से आखिर कब तक 56 इंच वाले प्रधानमंत्री बचते रहेंगे? आज लोग आपकी भाषण नहीं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, देंगे क्या? वो तो है नहीं, या तो एक तरह से मन की बात ही है, सिंगल है, आएंगे, खड़े होंगे, वाहवाही अपनी करवाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, मुश्किल ये है कि विपक्ष को भी मैं कोई ग्रेस मार्क नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो सही कह रहे हैं, वो जो है वो उनको जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ तो कहने लगा क्या कि हम साथ हैं। क्या साथ है भाई? अरे कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूछना चाहिए था। सवाल पूछने के बदले कहने साथ है। क्या साथ है? अरे साथ तो जब सेना लड़ेगी तो साथ ही है ना उनके, इसमें कहने की क्या बात है? ये सब साथ है, साथ का। अभी भी इनके जो मनीष तिवारी और क्या कहते हैं शशि थरूर, वो समर्थन कर रहा है। ये है नहीं, विपक्ष में कोई दम नहीं है। अभी रोड पर आना चाहिए था, पूरे देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और उसके बाद जो है सो अमेरिका के सामने सरेंडर कर देना। स्ट्रीट पर आने की जरूरत थी। ये जो है इस विपक्ष से आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं कोई उम्मीद नहीं करता। ये आदत किसने लगाई? सर्वदलीय बैठक में चले जाते हैं दौड़ करके, प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं जाना है हमको, और उसके बाद ये मीडिया एक बार भी नहीं, अभी तक पूछता नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे नहीं किया। किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये भी क्या राजनाथ सिंह ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में आप सोच सकते हैं क्या? व्हाइट हाउस में देखिए, व्हाइट हाउस में आता है कमांडर इन चीफ भी आता है करने के लिए, लेकिन व्हाइट हाउस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉलिटिकल हेड जो है कंट्री का,
वो करता है एड्रेस और वो सारे सवालों का जवाब देता है, और प्रेसिडेंट को भी आना पड़ता है। 4 आदमी अगर शूट आउट हो जाए वहां पर स्कूल में, तो ओबामा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये है, तो आपको आप सोच लीजिए कि क्या कंट्री हम लोगों ने बना लिया है। ये एक पूरा डेमोक्रेसी खत्म कर दिया है, पूरी कंट्री को का नॉन स्टेट एक्टर्स चला रहा है। वो तय होता है दूसरी जगह से, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पहली बार हमको थोड़ा विश्वास जगा विक्रम मिश्री और वो जो सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो डिग्निटी है इंस्टीट्यूशंस की, आर्मी की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसको मेंटेन रखा। इसीलिए उसको गाली दे रहा है। वो संबित पात्रा के तरह ये नहीं क्या कहते हैं, गाली गलौज नहीं करने लगा, वो उसने मेंटेन किया जो पॉलिसी थी और जो ये था उसको किया। इसीलिए उनको और बिल्कुल सैल्यूट करिए। और उनको गाली दी जा रही है, और वो तो हाँ। सिर्फ चेहरा थे, वो कह रहे थे जो सरकार उनसे कह रही थी आप जाके नहीं करिए। नहीं, वो मैं मानता नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन दोनों ने हाँ। जो भारतीय ब्यूरोक्रेसी है उसका चेहरा बचा लिया। ये लोग के इसके कहने से नहीं चला, क्योंकि ये दोनों जो बातें कही संविधान के बारे में और सेकुलरिज्म के बारे में, ये इस मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। ये निश्चित तौर पर जो भारतीय सेना और इसने अपनी जो डिग्निटी है वो बचाई, और उसने जो जरूरी इंडिपेंडेंस है उसको अपना बरकरार रखा, उसने अपना वो अपना बनाए रखा। जी, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी है, और जाहिर सी बात है आज आप सब देखेंगे कि 22 तारीख के बाद पहली बार देश को मुखातिब कर रहे हैं। रैलियों को कर चुके हैं, वो आपने रैली बिहार की भी देख ली थी, जब आंध्र प्रदेश गए थे आपने वहां पर भी देखा था, केरल गए थे आपने वहां पर भी देखा था। प्रधानमंत्री चुप नहीं हुए, प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जाके बोल रहे हैं। मन की बात भी उन्होंने की है, उनके ट्विटर पर आप हर गैर जरूरी चीज का ट्वीट भी आप देख लेंगे। लेकिन अगर वो किसी चीज पर अभी तक देश को अगर जो संबोधित उन्होंने नहीं किया है, वो ये पूरा मसला है। और अब तो बात बहुत बढ़ गई है कि सीज फायर हुआ तो क्यों हुआ और क्यों मानी गई बात, और क्या अब कश्मीर में भी पाकिस्तान अमेरिका का इंटरवेंशन होगा। इन सारे सवालों का जवाब आज प्रधानमंत्री को देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो फिर आप आइए, आप तो आते रहते हैं, कहते रहिए जो आपको कहना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, अनिल जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।